So hello everyone, this is Dr. Monisha and welcome back to my channel Self Learning। यूजीसी नेट की जर्नल पेपर की प्रिपरेशन लगातार जारी है। रोज रात 8 बजे हम मिलते हैं और रात में 8 बजे हमारी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन। तो अभी तक जो भी स्टूडेंट्स हमसे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। रात को 8 बजे आपको सेल्फ लर्निंग को लॉग इन करना है और जर्नल पेपर की कंप्लीट जो सिलेबस की तैयारी है वो मैं यहाँ पर करवा रही हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें अभी हमने सेकेंड यूनिट कंप्लीट कर ली है, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है। सेकेंड यूनिट का कुछ पोर्शन है जो बच रहा है, जिसे हम आज कंप्लीट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कल तक। उसके बाद फिर हम इसकी प्रैक्टिस सेशन को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं उन सभी भाषाओं में आपको अभिवादन। और अब करें हम आज की क्लास को स्टार्ट। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होती हैं और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें भी मैं आपको ऐड कर लूंगी। ठीक है, तो चलो ये हुई बात। अब स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी किए। चलिए, रिसर्च के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। आपने हाइपोथेसिस से लेकर रिसर्च डिजाइन तक पढ़ लिया है। उसके बाद अब कुछ पोर्शन ही बच रहा है जिसको हमें करना है। तो आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है? रिसर्च एथिक्स के बारे में पढ़ना है, आईसीटी इन रिसर्च के बारे में पढ़ना है, गवर्नमेंट के कौन से इनिशिएटिव हैं जो कि रिसर्च के फील्ड में चल रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ये वीडियो क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी बनाते हैं। जैसे कि अभी प्रेजेंट में जो भी करंट अफेयर में चल रहा है उससे रिलेटेड जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बात करनी है रिसर्च एथिक्स की। एथिक्स किसको कहा जाता है? एथिक्स कहा जाता है एक सलीका। मतलब किसी भी काम को करने की, जैसे कहते हैं ना, एथिकल वे में करना है, यानी कि एक सलीकेदार स्थिति में आपको कोई काम को करना है। कैसे वो सही तरीका है, सलीका है उस काम को करने का, वो कहलाता है एथिक्स। तो रिसर्च की कौन कौन से एथिक्स हैं उसको हमें ध्यान में रखना है। देखिए, बात है ऐसी कि बहुत सारे लोग काम करते हैं और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ एवरेज काम करते हैं और कुछ लोग कैटेगरी का काम करते हैं। लेकिन काम उन्हीं का अच्छा होता है जो बहुत अच्छा काम करते हैं, और अच्छा काम वही करता है जो उस काम को करने के सारे नियम को फॉलो करता है। नहीं तो काम तो बहुत लोग करते हैं, है ना। तो एथिकल वे में कैसे रिसर्च की जाती है उसको ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। तो फर्स्ट है रिसर्च के एथिक्स में, जो फर्स्ट एथिक्स आता है तो वो क्या है? रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस। सबसे पहले जो आप काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उस काम में आप बिल्कुल फेयर रहें। कहीं से भी बायसनेस नहीं हो, किसी तरीके की आपके अंदर पक्षपात की भावना ना हो, किसी चीज को ज्यादा प्रमोट करना, किसी चीज को कम प्रमोट करना, ऐसा ना हो। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो आपका फेयर रहना बहुत जरूरी है, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसके प्रति रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप रिस्पेक्टफुली नहीं काम करेंगे तो आपका काम जो है वो हो तो जाएगा लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि उससे जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो एथिकल नहीं होंगे, है ना, रिलायबल नहीं होंगे। तो इसलिए रिस्पेक्ट और फेयरनेस से रिसर्च की जाती है। इसके बाद में ट्रुथ का सहारा लेना। सत्य के रास्ते से आपको नहीं हटना है, जो सच है उसी पे बात करना है। आपने मन में सोच लिया मेरे थीसिस का रिजल्ट है, मेरे रिसर्च का रिजल्ट तो यही आना चाहिए, तो ऐसा अगर नहीं आ रहा है तो आपको लगेगा अरे ये ऐसा कैसे हो सकता है, चलो मैं इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दूं, ऐसा ही रिजल्ट आना चाहिए। तो वहां आपका रिसर्च का काम जो है वो बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस पर नहीं करना चाहिए। हाई एकेडमिक क्वालिटी होनी चाहिए। एकेडमिक का मतलब होता है आपका जो पढ़ाई लिखाई हमारा होता है ना, एकेडमिक जो मतलब कंप्लीट एक हायरार्की में जो हम काम करते हैं एकेडमिकली, वो होता है। तो हाई एकेडमिक क्वालिटी होनी चाहिए, लो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है साइंटिफिकली अपडेट। आपको अपडेट होना पड़ेगा अपने कामों को लेकर। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने कई बार देखा है कि हम लोग जो भी अपने सिलेबस में पढ़ते हैं वो सिलेबस जो है, चलो ठीक है, सिलेबस तो अपडेट होता रहता है, लेकिन जो बुक्स हम पढ़ते हैं वो ना जाने कब कितने सालों पहले लिखी गई थी, और आज उस का बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जिनका कोई उपयोग भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम वो पढ़े जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम पढ़े जा रहे हैं। तो ऐसा है कि अगर हम अपडेट हो जाएं,
जैसे कि प्रैग्मेटिज्म में जब जॉन डीवी ने बात करी थी तो यही बात करी थी कि हमको उतना ही पढ़ना चाहिए, वो ही पढ़ना चाहिए जिसका अर्थ निकल रहा हो, रियलिटी में कुछ अर्थ निकल रहा हो, है ना। तो अगर हम साइंटिफिकली रिसर्च की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और अपने आप को अपडेट रखते हैं तो बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। आगे जब मैं आपको ये आईसीटी बताऊंगी ना, उसके बाद आपको समझ में आएगा बहुत सारी चीजें जो हमें पता ही नहीं होती हैं, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, है ना। वो कौन कौन सी है हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। फिर आता है कॉन्फिडेंटली होना चाहिए, गोपनीयता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं किसी ऐसे टॉपिक पे कर रहे हैं जो कि सेंसिटिव है, तो आपका काम गोपनीय होना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसमें आपके वेरिएबल जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, उनको किसी तरीके से अपने अंडर लिया जा सकता है, इसलिए गोपनीय होना चाहिए। इम्पार्शलिटी मतलब निष्पक्षता होनी चाहिए, पहले मैंने बता दिया। बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कंप्लीटली निष्पक्षता होनी चाहिए। इसके बाद में इंटीग्रिटी, अखंडता होनी चाहिए। आप जो भी आप करें वो समग्र रूप में, कंक्लूसिव रूप में एक सामने आना चाहिए। फिर आता है एकेडमिक फ्रीडम, आप कंप्लीटली फ्रीडम फील करें, स्वतंत्र रहें। स्वतंत्र रहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप अलग जाके कहें, लेकिन ऐसा हो कि जब आप काम कर रहे हो तो आपको एक स्वतंत्रता मिलना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें, जैसे कि एक न्यूज जर्नलिस्ट होता है ना, और न्यूज जर्नलिस्ट होता है तो न्यूज जर्नलिस्ट का काम क्या होता है कि अगर वो किसी घटना की रिपोर्टिंग कर रहा है तो उस रिपोर्टिंग में वो कंप्लीटली निष्पक्ष हो, और उसे जो कुछ भी फ्रीडम चाहिए उस न्यूज को लिखने का, उसके पास वो फ्रीडम हो। सपोज करते हैं उसने न्यूज रिपोर्टिंग करी, वो लेकर आया अपने संपादक के पास में, या फिर अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो जो भी उसके हैं एडिटर्स वगैरह, उनके पास लेकर आया, उन्होंने कह दिया कि ये वाला पोर्शन कट कर दो, ये वाला पोर्शन कट कर दो, ये वाला पोर्शन हटा दो, उसके बाद आप अब जाकर स्टोरी को छापो या स्टोरी को आप टेलीकास्ट करो। तो जो एक्चुअल में उस न्यूज की रिपोर्टिंग थी वो कितने हद तक सही होगी, वो गलत हो जाएगी, और गलत होने से जो सत्य है वो कैसा होगा, सामने जो आएगा वो अर्ध सत्य होगा, और अर्ध सत्य झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है, ये तो आप सब जानते होंगे। तो एकेडमिक फ्रीडम मिलना चाहिए जब भी आप कोई काम कर रहे हो, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। फिर रेफरेंसेस जरूरी होता है। रेफरेंसेस का मतलब ये होता है कि पहले कौन से ऐसे काम हुए हैं, इस पर बात हुई है, उसका आपको रेफरेंस जरूर देना है, क्योंकि अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो वो लिखा हुआ कभी मिटता नहीं है, लिखा हुआ हमेशा वहां लिख गया, एक बार छप गया तो आगे जाकर दूसरे लोग उससे फायदा उठाएंगे, उसमें से अपनी रिसर्च की काम की चीजें ढूंढेंगे। तो आपको क्या करना है कि उसमें जो कुछ भी है, जो पहले ऐसे काम हो चुके हैं उनका रेफरेंस देना जरूरी है, कि मैंने जो कुछ भी ये लिखा हुआ है वो मेरे ही दिमाग की उपज नहीं है, इसके पहले मैंने यहाँ से या इस आर्टिकल से या इस बुक से या फिर इस जर्नल से मैंने ये कोड जो है वो उठाया है और उसको यहाँ पर मेंशन किया है। क्लियर। और उसके बाद में आता है कंपेनिबिलिटी, कंपेनियनशिप, मतलब कि आपको मिलनसार होकर काम करना है, लोगों के साथ में मिलजुल कर आपको काम करना है। जब हम रिसर्च की प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोगों से हमारा काम पड़ता है। पहले तो आप जहाँ सर्वे करने जा रहे हैं उन लोगों से आपको बात करनी है, आप मिलनसार होकर बात करेंगे, आपको एक्चुअल फैक्ट्स पता होंगे। आप बहुत रूडली बात करेंगे, आपको चीजें पता नहीं हो पाएंगी। उसके बाद फिर आपको अपना आगे की प्रोसेस में डेटा कलेक्शन करना है, एनालिसिस करना है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें आपको जरूरत पड़ती है बहुत सारे लोगों की, तो मिलनसार होके आपको ये काम करना है। तो ये है रिसर्च के एथिक्स। क्लियर हो गए हैं। इनमें से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इनके बारे में अच्छे से पता होना जरूरी है। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है आईसीटी इन रिसर्च। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से जिंदगी आपकी एक चीज के बिना अधूरी है, और मैं वो अगर किसी से भी पूछूं तो आप सभी का उत्तर एक ही तरह का होगा। वो क्या है? आपका उत्तर एक तरह का ये होगा कि आप मोबाइल के बिना जिंदगी नहीं जी सकते। आज की जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है आपकी लाइफ का वो है आपका मोबाइल। क्लियर? क्यों? इसलिए क्योंकि उससे आप किससे जुड़ जाते हो? इंटरनेट से।
इंटरनेट से जुड़ जाते हो और इंटरनेट में जुड़ने के बाद क्या होता है, पूरी दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है उस सब से आप कनेक्ट हो जाते हो, आप लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हो, आप उनके साथ बात कर सकते हो, अलग अलग तरीके के वीडियोस देख सकते हो। उसके बाद में आप रील्स देख सकते हो, आजकल जो कि ट्रेंड में है, रील्स देख सकते हो आप। इंटरटेनमेंट के बहुत सारे ऐसे साधन होते हैं जो आप इंटरनेट के थ्रू देख सकते हो, और उसका सबसे बड़ा जरिया हो जाता है आपका मोबाइल फोन। तो आईसीटी इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के तहत ही मोबाइल काम करता है। तो अब हमारे पास में ये है कि इसका उपयोग रिसर्च में कैसे किया जा सकता है, ये हम देख लेते हैं। तो क्या क्या किया जा सकता है आईसीटी से? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर आपके पास कुछ सर्च करने के लिए होता है, कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सर्च इंजन्स जो होते हैं उन पर जाते हैं और वो टॉपिक को सर्च करते हैं। अगर हमारा जो कीवर्ड है वो मैच कर जाता है, उस कीवर्ड से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ जाती है। जब आपको रिसर्च करना है, आपके पास में पहला काम तो क्या होगा, आप गूगल पर कंटेंट को सर्च करोगे। सबसे पहले जो आपका कंटेंट है, जिस टॉपिक पे आपको काम करना है, उस कंटेंट को आप क्या करोगे, सर्च करोगे। थीसिस अवेलेबल होती हैं, डिसर्टेशन अवेलेबल होते हैं, जर्नल्स अवेलेबल होते हैं। उन जर्नल से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक डेटा आपको मिल जाता है, जिसको आप जानते हैं। लिटरेचर को ट्रैक कर सकते हो, बहुत सारे लिटरेचर्स हैं जो इन पर पहले से ही वर्क हो चुका है, उनको आप ट्रैक कर सकते हो। डेटा कलेक्शन, मतलब जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो डेटा कलेक्शन में बहुत सारा काम करना होता है। तो कंप्यूटर की मदद से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी की मदद से आपका काम जो है वो आसान हो जाता है। बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाती हैं। कुछ साइट्स हैं जैसे कि www.surveyGmo.com और दूसरा है surveymonkey.com। इस ये दो ऐसी साइट्स होती हैं जिन पर जाकर आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बहुत सारा डेटा मिल सकता है। ये जो ऐसी साइट्स है जिन पर ऑथेंटिक डेटा आपको मिल जाता है। विकिपीडिया एक ऐसा इंजन होता है जिससे हमें बहुत कुछ मिल जाता है, जब भी हम सर्च करने जाते हैं तो हमें बहुत कुछ मिल जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जैसे आप टाइप कर रहे हो, टाइप करने में गलतियां हो जाती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आईसीटी की वजह से आपको ये भी है, ग्रामर चेकिंग का ऑप्शन मिलता है, वहां पर आप चले जाते हैं। क्वालिटेटिव मतलब कि गुणात्मक रिसर्चेस में से कौन कौन से टॉपिक आपको सर्च करने हैं, किस किस टॉपिक के लिए जाना है, उसका बहुत सारा डेटा मिल जाता है। एक साइड है, जब हम सर्च करते हैं SPSS क्वालिटेटिव के लिए। इसके बाद में आता है CASDAQ। ठीक है, यहाँ पर रिसर्च के लिए अगर आप क्वालिटेटिव डाटा जा रहे हो तो इसको देखोगे, क्वांटिटेटिव जा रहे हैं तो हम इसके लिए देखेंगे। इसमें जाकर आप बहुत सारे टॉपिक को सर्च कर सकते हो, आपको आर्टिकल्स मिल जाते हैं, रिसर्च जर्नल्स मिल जाते हैं। तो आईसीटी की मदद से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसके बाद में जो सर्च इंजन होते हैं, सर्च इंजन का मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन कौन सा होता है जिसको हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले गूगल होता है, गूगल सर्च इंजन होता है। इसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक रिसर्च के नाम से सर्च इंजन होता है, SSRN। ठीक है, दीप दिव्य के नाम से भी एक इंजन है, शोध सिंधु के नाम से भी इंजन है, शोध गंगोत्री के नाम से भी एक सर्च इंजन है, जिसमें जाकर हम सर्च कर सकते हैं। तो क्लियर है, इनके नाम आपको याद रहेंगे, बाकी आपको डेटा तो मिल ही जाएगा। ठीक है, कौन कौन से हैं, गूगल, गूगल स्कॉलर, इसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक, फिर आता है आपका रिसर्च गेट, फिर आता है आपका दीप दिव्य, और फिर आता है शोध गंगा, शोध गंगोत्री, और शोध सिंधु के नाम से बहुत सारे इंजन है जिसमें आप कर सकते हो।
शोध गंगा जो है वो एक इंडियन थीसिस को चेक करने वाला एक प्लेटफॉर्म है। शोध गंगा में बहुत सारे इंडियन थीसिस जो हैं जिनको अपलोड किया जाता है, जिससे कभी भी आप कहीं पर भी किसी की थीसिस को आप सर्च कर सकते हैं। और ये किसमें है, किससे किससे जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको जब मैं मॉक को पढ़ा रही थी उस समय पे मैंने बताया था आपको। एक इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेट है, मतलब सेंट्रल लाइब्रेरी का जो एक कहना चाहिए क्या है आपको, उसकी उपलब्धता है ना, एक लाइब्रेरी की उपलब्धता है जिसको गांधीनगर के द्वारा, है ना, सेंटर इन गांधीनगर गुजरात के द्वारा बताया जाता है, जिसके बारे में बताया था मैंने आपको। इन्फो लाइब्रेरी नेटवर्क, INF से हो गया इन्फो, फिर उसके बाद में आता है लाइब्रेरी से हो जाता है LIBNET से नेटवर्क। ठीक है, तो ये क्या है, आप ऑल ओवर इंडिया में लाइब्रेरी की जितनी बुक्स हैं उनको आप इस इंजन के थ्रू सर्च कर सकते हैं। ये किससे मतलब जनरेट किया जाता है, तो ये है सेंटर जो है वो क्या है, गांधीनगर का है, गुजरात का है, जो कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ UGC है। ठीक है, उसके द्वारा आप ऑल ओवर इंडिया की बुक्स को यहाँ से पढ़ सकते हो। इसके बाद में है ई शोध सिंधु। ई शोध सिंधु ये भी क्या है, एक तरीके का सर्च इंजन है जो कि हायर एजुकेशन के ई रिसोर्सेज जो है उनको प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे शोध जर्नल्स जो होते हैं, रिसर्च जर्नल्स जो होते हैं उनको आप कर सकते हो। जर्नल्स तो समझते हैं ना, जर्नल्स क्या होते हैं, इसको कहते हैं शोध पत्रिका। जब हम अपनी रिसर्च की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं तो हमें अपने 2 पेपर जरूर पब्लिश कराने होते हैं। जब हम रिसर्च, जिस भी टॉपिक पर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो वो रिसर्च पेपर जो है वो कहाँ पब्लिश होते हैं, वो पब्लिश होते हैं जर्नल्स में। और जर्नल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके की शोध पत्रिका होती है, जिसमें अपने अपने लोग जो हैं वो अपने जर्नल्स में क्या करते हैं, अपने पेपर पब्लिश कराते हैं। कुछ इंटरनेशनल होते हैं और कुछ नेशनल होते हैं। ठीक है, और ये सब UGC से अप्रूव्ड होते हैं, और जिसमें इनको एक क्रेडिट स्कोर मिलता है। ठीक है, पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे 4.7, 4.5 आउट ऑफ 5 ये नंबर्स मिलते हैं, जिससे इनकी जो ऑथेंटिसिटी है वो समझ में आती है और उनको इस तरीके की रैंकिंग प्रोवाइड होती है। ठीक है, कुछ पीयर ग्रुप जर्नल्स होते हैं और कुछ रिसर्च जर्नल होते हैं, कुछ रेफरेंस जर्नल्स होते हैं, इन सभी में आपके पेपर पब्लिश होते हैं। ठीक है, तो शोध सिंधु जो है इसमें क्या है, 15,000 करोड़ एंड पीयर रिव्यू जर्नल्स हैं, नंबर ऑफ बिब्लियोग्राफी है, इसके साथ साथ में फैक्चुअल डेटाबेस है, डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ यूनिवर्सिटीज के, कॉलेज के, सेंट्रल बोर्ड फाउंडिंग जो है उनके आपके इसमें क्या मिल जाएंगे, जर्नल्स मिल जाएंगे। तो 15,000 करोड़, समझ रहे हैं, 15,000 करोड़ जर्नल जो है आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। साथ ही साथ में पीयर रिव्यू जर्नल्स भी मिल जाते हैं। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी का मतलब है कि जो रेफरेंस में जहां कहीं पे भी जो कुछ भी इस्तेमाल हो रहा है वो उसका जर्नल का नाम, जर्नल का नंबर, किस जगह से इसको उठाया गया है, पब्लिशर कौन है, इस सब की डिटेल्स आपको मिल जाती है और अरेंज्ड मिल जाती है। अरेंज्ड का मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में मिल जाएगी, तो ये बिब्लियोग्राफी होती है जो मिल जाती है। इसके साथ में आपको अलग अलग डिसिप्लिन की, अलग अलग डिसिप्लिन मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के जर्नल्स वहां पर प्रोवाइड हो जाते हैं। तो ई शोध सिंधु जो है वो एक तरीके का इस तरह से एक प्लेटफॉर्म है जिस पर जाकर आप बहुत सारे रिसर्च जर्नल्स को पढ़ सकते हैं, उसके बाद फिर अपने रिसर्च की प्रोसेस को आगे बढ़ा लेते हैं। अब आप कहेंगे इन सब की जरूरत क्या है, जरूरत ये होती है कि जब हम पढ़ते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं, तो आपके पास में एक गाइड होता है, एक गाइड के पास पर
5 या 6 स्टूडेंट्स होते हैं जो उसके अंदर रिसर्च कर रहे होते हैं। तो और उसको उसकी क्लासेस भी होती हैं गाइड की, अपने अपने उसके काम भी होते हैं, उसका खुद का रिसर्च वर्क भी कई बार ही चलता होता है। तो वो इतना ज्यादा आपको वक्त नहीं दे सकते हैं। एक क्लास नहीं होती है रिसर्च की कि आप अगर पीएचडी कर रहे हो तो आपको एक क्लास मिल रही है, उस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको गाइड से जाकर मिलना होता है, बात करनी होती है, उसके बाद उससे एक गाइडेंस लेना होता है, फिर उसके बाद अपनी इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना होता है। तो बहुत सारा आपको काम जो है वो आईसीटी की मदद लेकर ही करना होता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसी साइट्स हैं जिनमें जाकर आप अपने रिसर्च की प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनमें पहले से किए हुए रिसर्च हैं जिनको आप पढ़ सकते हो और उनसे आइडियाज ले सकते हो। फिर एक और है शोध गंगोत्री। ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जैसे लिखा हुआ है ना, शोध गंगोत्री। क्वेश्चन देखे ना, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। इन सब चीजों को ना ऐसे मत ले लेना, इनसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसमें क्या मिल जाता है, शोध गंगोत्री में आपको कई सारी सिनॉप्सिस मिल जाती हैं, रिसर्च प्रपोजल मिल जाते हैं, पीएचडी प्रोग्राम्स मिल जाती हैं इंडियन यूनिवर्सिटी। इसके बाद में इट हैज बीन डिस्क्राइब एट रेस्पेक्टरी ऑफ डिटेल्स इन इंडियन रिसर्च प्रोसेस। बहुत सारे इंडियन रिसर्च प्रोसेस जो हैं उसको वो बताता है। इसके बाद में है नेटवर्किंग विथ रिसर्चर एंड एक्सपर्ट्स। यहाँ पर कुछ ऐसी साइट्स हैं जिनको मैं बता रही हूँ, रिसर्च गेट, एकेडमिक जॉय और एकेडमिया करके कुछ साइट्स हैं जिनमें आप क्या कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं। इनके नाम नोट कर लेना, एकेडमिया, फिर आता है आपका रिसर्च गेट, फिर आता है एकेडमिक जॉय, ठीक है। ये कुछ नेटवर्किंग विथ रिसर्चर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं। बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं जो उनके साथ में नेटवर्किंग करते हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ में करते हैं। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन रिसर्च। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट ले रही है। जैसे मैंने आपको मॉक के बारे में बताया था, ठीक है, मैंने आपको स्वयं के बारे में बताया था, ऐसे स्वयं प्रभा के बारे में बताया था, ठीक है। इसके बाद में अभी हमने बात करी किसकी, जो नेटवर्क है लाइब्रेरी का, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये सारी चीजें जो है ना वो गवर्नमेंट से संचालित होने वाले प्रोग्राम्स हैं और इनका इस्तेमाल करके कई सारे शोधकर्ता अपना काम करते हैं। जैसे कि ये जो बात बताई थी अभी शोध गंगा की, शोध गंगा, इसके बाद में ई शोध सिंधु, फिर क्या है आपका, वो तो मैंने बता दिया, एन लिस्ट, फिर है ग्लोबल इनिशिएटिव एकेडमिक नेटवर्क, जिसको कहते हैं क्या, GIAN, GIAN, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इम्पार्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसको क्या कहते हैं हम,
IMP RINT, ठीक है। ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो गवर्नमेंट के साइड से ही इनिशिएट किए जा रहे हैं। इसके बाद में एक और है उच्चतर आविष्कार योजना, उच्चतर आविष्कार योजना, उच्चतर है। इसको कहते हैं UAY, ठीक है। तो ये एब्रिविएशन जो है इनको आपको याद रखना है। UAY क्या है, इसके बाद में IMPRINT क्या है, GIAN क्या है, एनलिस्ट क्या है, शोध सिंधु क्या है, शोध गंगा क्या है, शोध गंगोत्री क्या है। ये सारी चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट की साइड से रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, उसको आगे लेके आने के लिए, अलग अलग फील्ड में रिसर्च की बात को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई ना कि शोध गंगोत्री, शोध गंगा में क्या होते हैं, अलग अलग तरीके की रिसर्चेस होती हैं। 15,000 करोड़ से भी ज्यादा पीयर रिव्यू जर्नल्स होते हैं जिनको जाकर आप पढ़ सकते हैं, एक्सेसिबल हैं, अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, सभी के लिए। और गवर्नमेंट के हैं तो ऑथेंटिक भी होंगे, रिलायबल भी होंगे, जिनमें जाकर आप अपनी रिसर्च की प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो आज की क्लास थी वो किस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ये तो सब इम्पोर्टेंट है ही साथ में अगर आप रिसर्च की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि आपको इसका उपयोग होगा। उसके बाद में करंट अफेयर के कई सारे क्वेश्चंस बनाता है कि UAY क्या है, इसको याद रखना है आपको, GIAN क्या है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। लाइब्रेरी नेटवर्क का था LIB इन्फो, LIB नेटवर्क, ये क्या है, कौन संचालित करता है इसको, है ना। ये शोध गंगा, शोध गंगोत्री क्या है, ये कौन संचालित करते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए करंट अफेयर के क्वेश्चंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। अब बच रहा है इसमें कुछ भी नहीं, सब जरा सा बचता है। आपको APA फॉर्मेट के बारे में समझना है, मिसलेनियस जो रिसर्च के टर्म्स हैं उनको समझना है। कई सारे छोटे छोटे से टर्म्स होते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा मेजरमेंट स्केल्स आपको समझना है। तो एक छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जिनको हम कल कवर करेंगे, और ये टॉपिक के बाद में ये यूनिट हो जाएगी कंप्लीट, और उसके बाद हम करेंगे इनके रिसर्च के क्वेश्चन को, है ना। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे फिनिश। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा जरूर, और कमेंट सेक्शन में पूछेगा अगर कुछ रह जाता है और कुछ समझ नहीं आता है तो पूछ लेना। इसके जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम के चैनल पर। अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम को तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। वहां जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं फिनिश। अभी 8 बजे वाली क्लास हो गई है हमारी। अब 9 बजे की क्लास में एजुकेशन के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो हमसे फिर से जुड़ सकते हैं, और 9 बजे की क्लास में हम आज बात करने वाले हैं मैक्स वर्दिमर की। तो क्लास को करेंगे यहीं पे फिनिश, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।